वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YIT के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, अ डेथ फोरटोल्ड इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है स्टैन स्वामी की डेथ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ आर्टिकल है, थोड़ा सा चैलेंज करेगा आपको, डिफ़िकल्टी लेवल इसका बहुत अच्छा है। शुरू कर लेते हैं उसी खास अंदाज में जिसमें टॉपर्स पढ़ते हैं। हम हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर वोकैब पे अलग से ध्यान देते हैं अपने सेशंस के दौरान। जितनी भी ग्रामर है, जितनी भी वोकैबलरी है, आज आप सीखेंगे। यू विल अप्लाई ऑन दिस क्विज। क्लोज टेस्ट आपके सामने, बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। ज़रूर से इसको एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। अ डेथ फोरटोल्ड, एक ऐसी मौत जिसको पहले से बता दिया गया था, फोरटेल कर दिया गया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे फोरटोल्ड। फोरटेल वर्ब की V3 जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है डेथ नाम के नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। समझ गए ना, मौत जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। अब फोरटोल्ड के सिनोनिम क्या होंगे? प्रिडिक्टेड होंगे, प्रोफेसाइज्ड होंगे, प्रोफेसीड होंगे और फोरकास्टेड। याद रखें, फोरकास्टेड कभी भी ना लिखें। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आप फोरकास्ट को बनाते हो तो वो फोरकास्ट ही रहती है ना। इस वर्ब को ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जाता। कुछ डिक्शनरीज में आपको मिलेगा ईडी लगा हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड यही है, फोरकास्ट वर्ब अपनी फॉर्म को बदलती कभी भी नहीं है। अच्छा, बात किसकी हो रही है भाई? किसकी डेथ हुई है? ऑन एक्टिविस्ट स्टैन स्वामीज डेथ। इस एक्टिविस्ट की बात हो रही है जिसका नाम है स्टैन स्वामी। अब देखते हैं इनकी डेथ कैसे हो गई और क्या रीज़न है इसके पीछे। इसके टाइटल पैराग्राफ से देखने को मिलेगा। ज़रूर से सेशन को एक लाइक और एक शेयर देना। लाइक्स और शेयर्स आपके बहुत जो है ना इफेक्ट डालते हैं चैनल की स्टैंडिंग पे। देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन बिहाइंड द डिमाइस ऑफ फादर स्टैन स्वामी। कह रहे वहाँ पे एक पैटर्न है, एक डिज़ाइन है। अच्छा, किस चीज़ का भाई डिज़ाइन? किस चीज़ का? इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन का। ऑपरेशन होता है दमन करना, सप्रेशन करना, तानाशाही दिखाना। इंस्टीट्यूशनल होता है सरकार के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जैसे सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, CBI है, NIA है, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। कह रहे एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन है हमारे पास देखने के लिए सरकारी संस्थाओं के ऑपरेशन का, सरकारी संस्थाओं के दमन का। और अब देखो कहाँ पे है डिज़ाइन, ये बिल्कुल बिहाइंड है, बिल्कुल पीछे है डिमाइस के, डेथ के फादर स्टैन स्वामी की। समझ गए ना? तो फादर स्टैन स्वामी की अगर आप डिमाइस को देख लोगे ना तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि सरकारी संस्थाएं जो हैं दमनकारी काम करती हैं, बहुत ऑपरेशन कर रही हैं भारत में। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, पैटर्न सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, सप्रेशन को बोलते हैं, ऑटोक्रेसी को बोलते हैं, तानाशाही को बोलते हैं। डिमाइस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, पहला किसी की डेथ, दूसरा किसी का फेलियर या कोलैप्स। मान लो किसी देश में सरकार गिर जाए तो वो सरकार का डिमाइस है, सरकार का फेलियर है ना, सरकार का कोलैप्स है। और किसी पर्सन की डेथ हो जाए तब भी डिमाइस नाम के नाम को यूज़ कर दें। तो ये वर्ड याद रखें, दोनों ही चीज़ों के साथ में यूज़ होता है, खाली मौत के लिए यूज़ नहीं होता है। अब वक्त है आज के वोकैबुलरी वर्ड्स पे नज़र मारने का। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको एक तरफ अलग लेकर के हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, UPSC की, स्टेट PSC की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक PDF शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये PDF आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस PDF में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी PDF को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के DI और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये PO और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YIT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। अगर करंट अफेयर्स ही आपकी कमजोरी है तो 1 महीना इस ऐप को दो, अपनी कमजोरी को दूर करो। चलिए, आपको पता है रोज जितने भी एडवांस वर्ड्स होते हैं उनको हम पहले से अलग ले लेते हैं
ताकि पढ़ने के वक्त हमें हमारी रीडिंग जो है स्मूथ हो, है ना एकदम। आज के वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फाइल पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन से आपको मिल जाएगी। देखो आपने एक वर्ड टेन्यूस पढ़ा था पहले मेरे साथ, आज वो वर्ड फिर से आपके काम आएगा, तो उसको रिवाइज कर लें। टेन्यूस का मतलब होता है बहुत कमज़ोर या बहुत महीन, बहुत ही पतला। देयर इज़ अ टेन्यूस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक बहुत ही महीन सा डिफरेंस होता है एक सिपाही और एक आतंकवादी के बीच में। आप दीवार के कौन सी तरफ खड़े हो, बस यही चीज़ डिसाइड करेगी वो आदमी आपके लिए क्या है, टेररिस्ट है या सोल्जर है ना। तो ये टेन्यूस नाम का वर्ड आपके फिर काम लगेगा आज, याद रखें इसको। अब बाकी के वर्ड देख लेना। डिमाइस, वे इन, वे ऑन और परवर्स। डिमाइस मैंने आपको बताया ना अभी, डेथ को बोलते हैं और फेलियर को बोलते हैं, दोनों ही वर्ड्स, दोनों ही काम आता है ये वर्ड, है ना। यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। द एक्सीडेंट लेड टू हिज डिमाइस। एक्सीडेंट जो है लीड टू कर गया उसकी मौत की तरफ, यहाँ पे डिमाइस बता रहा है डेथ को। दीज लॉसेज लेड टू द डिमाइस ऑफ देयर बिजनेस। ये सारे के सारे लॉस जो है, नुकसान जो है, लीड टू कर गए कोलैप्स की तरफ, फेलियर की तरफ उनके बिजनेस के। एक ही वर्ड दोनों काम करेगा। चलिए ये अगला वर्ड है हमारे पास, फ्रेजल वर्ब वे ऑन या वे डाउन। देखो इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स का एक ही मीनिंग है। पहला मीनिंग है किसी को एंग्जाइटी कॉज करना, किसी को परेशान करना, और दूसरा किसी को बर्डन सम फील करवाना, किसी पे बोझ बन जाना, है ना। बोझ बनवाने की जो है किसी पे फीलिंग लाना। यूज़ करके दिखाता हूँ। दोनों फ्रेजल वर्ब एक ही हैं, वे ऑन लिखाओ या वे डाउन लिखाओ, बात एक ही है। समथिंग इज वेइंग ऑन या वेइंग डाउन हर माइंड। कोई चीज़ ऐसी है जो उसके दिमाग को वे डाउन कर रही है, वे ऑन कर रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो उसके दिमाग को परेशान कर रही है, एंग्जाइटी को कॉज कर रही है। और वैसे ही इन्फ्लेशन इज वेइंग ऑन या वेइंग डाउन द इकॉनमी। इन्फ्लेशन पूरी अर्थव्यवस्था पे बर्डन बनने का काम कर रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था पे बोझ बन रहा है। तो इस तरीके से वे ऑन या वे डाउन फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें। अब आप पूछोगे सर याद कैसे करूँ इसको मैं। देखो याद करने का बड़ा आसान तरीका है। वे का मतलब है वजन डालना, ऑन मतलब किसी के ऊपर, और डाउन मतलब किसी को नीचे की तरफ खींचने के लिए वजन डालना। जब भी आप किसी के ऊपर डाल करके वजन बैठे हो या किसी को वजन डाल करके नीचे खींच रहे हो, आप उस आदमी को परेशान कर रहे हो या उस पर बोझ बन रहे हो। यही काम करता है ना वजन डालने का काम। तो वहाँ से इस फ्रेजल वर्ब को आप याद भी रख सकते हैं, बहुत ईजी है। अब मैं वे ऑन या वे डाउन जब भी बताता हूँ, जब डिस्कस मैंने किया है, तो साथ में वे इन आपको करवा देता हूँ, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब अलग है वे ऑन या डाउन से। तो साथ में बता रहा हूँ वे इन को। देखो वे इन का मतलब है अपना एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना किसी एक्टिविटी या किसी डिस्कशन में। कोई बातचीत चल रही है, आपने एक बहुत ही अच्छा सा आर्ग्यूमेंट पेश किया। कोई एक्टिविटी चल रही है, आपने एक बहुत ही अच्छा सा अपनी हेल्प की उसमें जा करके, उस एक्टिविटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, भागीदारी देने को कहते हैं वे इन करना। जैसे ईच मेंबर वेड इन विद हिज और हर ओपिनियन। हर मेंबर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया अपनी ओपिनियन दे करके, है ना। तो कोई बात चल रही थी, सब मेंबर ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, वे इन किया। कंट्रीब्यूट करना कहलाता है वे इन करना। लास्ट वर्ड है परवर्स। परवर्स का मतलब होता है वो चीज़ या तो जो नॉर्मल की कगार से अलग हो, या जो चीज़ इमोरल हो, या जो चीज़ जो है विकेड हो। देखो मोरल और इमोरल आप समझते हैं, नैतिक और अनैतिक क्या होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल भी आप समझते हैं। आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए, या तो वो आपको नैतिकता से अलग चलता हुआ मिले, या जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे अलग चलता हुआ मिले, सन की सा आपको दिखे, है ना, वो पर्सन कहलाएगा परवर्स, एक एडजेक्टिव है। इसको आप नेगेटिव सेंस में यूज़ करें, ऐसा ना हो आपको कोई ऐसा आदमी दिखे जो बहुत मेहनती हो, आपको लगे ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा मेहनती है, तो पॉजिटिव सेंस में मेहनती के लिए परवर्स नहीं आएगा, उल्टे सीधे काम करने वाले आदमी के लिए नेगेटिव सेंस में आएगा। विकेड का मतलब ही यही होता है बदमाश, है ना। शी गेट्स परवर्स सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एम्बेरसिंग अदर्स। उसको एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन आता है दूसरों को एम्बेरस करने में। अब ये नॉर्मल से भी अलग है और बिल्कुल इमोरल भी है, समझ गए ना। इमोरल सा सेटिस्फेक्शन है उसको, लोगों को शर्मसार करने में उसको मिलता है। इसको अब आप नॉर्मल बोल दें, डिप्रेव्ड बोल दें। परवर्ड्स की नाउन फॉर्म होती है परवर्ड। परवर्ड ऐसे ही लोग होते हैं, अजीब टाइप के लोग होंगे, बदमाश भी होते हैं और थोड़े से सनकी भी होते हैं। समझ गए। ये सारी वोकैबुलरी आज की, भाई फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे इकट्ठे मत कर लेना दिमाग में। चार पाँच वर्ड्स करवा रहा हूँ रोज़, 200 वर्ड्स होने वाले हैं, है ना। चलो समरी टाइम। देखो स्टैन स्वामी नाम का एक एक्टिविस्ट था जिसको भीमा कोरेगांव की पूरी घटना के अंदर जेल में डाला गया था।
इसके पीछे रीज़न ये दिया गया एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, कि स्टैन स्वामी सरकार को जो है ना गिराना चाहता था। 84 साल का आदमी जो अपने दिमागी हालात में भी नहीं है सही तरीके से, ये आदमी एनआईए के हिसाब से सरकार को गिराना चाहता था। अब इस स्टैन स्वामी पे लग गया यूएपीए, बहुत ही कड़ा एंटी टेरर लॉ है, इसमें इसको जेल में डाल दिया गया। अब इसकी जेल में हो गई मौत। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है 84 साल के आदमी को आपने जेल में डाला। जिस आदमी को अपना खुद का होश नहीं है वो सरकार को गिराएगा, ये आपका पूरा का पूरा प्रिमाइस था उसको जेल में डालने का। फिर जेल में डालने के बाद इसको हॉस्पिटल जाने की इजाज़त नहीं मिली, इसको बेल भी नहीं दी गई क्योंकि इस पर यूएपीए लगा हुआ था, बहुत ही कड़ा एंटी टेरर लॉ है। कह रहा है ये जो काम है ना, ये दिखाता है देश में डिसेंट को दबाने के लिए, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट की आवाज़ को दबाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो कि सरकारी एजेंसियाँ लोगों के गले और आवाज़ को दबाने का काम कर रही हैं। कह रहे ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ख़राब है, इस पैटर्न को हमें तोड़ना होगा। समझ गए? बस आज की यही समरी है, कैसे इस पैटर्न को तोड़ा जाए, कैसे सरकार की आंखें खुलवाई जाएं। आज की टोन मिलेगी आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिसअपॉइंटेड मिलेगी और थोड़ी सी आपको मिलेगी कंडेमनिंग। सरकार की बुराई कर रहा है, कंडेम कर रहा है, सरकार की आलोचना कर रहा है, डिसअपॉइंटेड है क्योंकि सरकार से इसको ऐसा देखने को मिला, तो ये बात बहुत गलत है, बहुत निराशाजनक है। आज की समरी पे ही एक क्वेश्चन है आपके सामने रख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का। देखो क्वेश्चन है, डू यू सपोर्ट द यूज ऑफ एंटी टेरर लॉज टू कर्ब डिसेंटिंग जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट? क्या आप सपोर्ट करते हैं कि एंटी टेरर लॉज को देश के अंदर यूज़ किया जाए ताकि नियंत्रण पाया जाए, आवाज़ पे रोकथाम लगाई जाए उन जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट की जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? अच्छा, और क्यों यूज़ किया जाए? नाम पे देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के। सरकार बोलती है हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं इन जर्नलिस्ट को जेल में डाल के। क्या आप मानते हैं ये ठीक है या गलत है? अपना रिस्पॉन्स 3 सेंटेंस में दें, बिल्कुल रीजन के साथ में देना, क्यों आपको लगता है हाँ, क्यों आपको लगता है ना। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखने की आदत डालें, 3 सेंटेंस रोज़ लिखा करें। फर्स्ट कमेंट में आपको मेरा लिखा हुआ मिलेगा, अपना भी आप वहीं पे पोस्ट करें कमेंट सेक्शन के अंदर ही। समझ गए? कह रहा है इट वॉज अ डेथ हिज वेल विशर्स फियर्ड वुड हैपन एंड वन ही हैड एंटिसिपेटेड। कह रहा है ये एक ऐसी मौत थी, इट वॉज अ डेथ, ये एक ऐसी डेथ थी जो कि उसके वेल विशर्स ने फियर की थी, उसके वेल विशर्स, उसकी भलाई सोचने वालों को जिसका डर था कि वुड हैपन, ये हो ही जाएगी। और वो ऐसी डेथ भी थी वन इस प्रकार की जो कि इसने खुद ने भी एंटिसिपेट की थी, इस आदमी ने खुद ने भी एक्सपेक्ट की थी, प्रेडिक्ट की थी। समझ गए ना? तो कह रहा स्टैन स्वामी की डेथ एक ऐसी डेथ है जो उसके भलाई सोचने वाले पहले से ही डर रहे थे कि कहीं हो ना जाए, है ना। और स्टैन स्वामी खुद भी सोच के बैठा था कि होने ही वाली है, आज हुई कि कल हुई। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, इट की वर्ब है वॉज, वेल विशेस की वर्ब है फियर्ड, ही की वर्ब है हैड एंटिसिपेटेड। अब आप पूछोगे सर वुड हैपन की वर्ब, वुड हैपन किसकी वर्ब है? वुड हैपन वर्ब है दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन की। इट वॉज अ डेथ दैट हिज वेल विशर्स फियर्ड वुड हैपन। दैट नाम का प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, दैट नाम की कंजंक्शन हो, उसको अक्सर हम इंग्लिश में ओमिट करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो इस दैट को हमने यहाँ पे छुपा रखा है, लिखा नहीं है। वर्ब इसकी है वुड हैपन। समझ गए? एंटिसिपेट करने का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना। सब्जेक्ट वर्ब अगर नहीं पकड़ा सेंटेंस में आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। स्ट्रगल कोई भी स्टूडेंट, मैं नहीं चाहता मेरा वाला, कम से कम मेरा स्टूडेंट कोई भी स्ट्रगल ना करे, इस काम को जरूर करें। कह रहे फादर स्टैन स्वामी एंड 84-year-old Jesuit priest known for his service and activism in the cause of Adivasis died 9 months into his unjust imprisonment on tenuous charges। कह रहे फादर स्टैन स्वामी था जो कि 84 साल का एक प्रीस्ट था, एक पादरी था, और कैसा? जीसुइट। ये मैंने नेट पे पढ़ा है क्या होता है। ये लोग थोड़े से अलग होते हैं क्रिश्चियन से ही, जो जीसस के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से, है ना। थोड़ा सा अलग रिलीजन है वास्तव में ये कैथोलिक जो है क्रिश्चियनिटी का जैसा ही। कह रहे फादर स्टैन स्वामी जो कि एक कैथोलिक प्रीस्ट था और जाना जाता था उसकी अपनी सेवाओं के लिए और एक्टिविज्म के लिए, और किस में? कोज में, आदिवासीज में, आदिवासीज के जो है कामों के लिए। कह रहे ये फादर स्वामी डाई कर गया 9 महीने, और किस में? अपनी अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट में, ऐसी जेल की टर्म में, ऐसे इम्प्रिजनमेंट में जो अनजस्ट थी, जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और ये इम्प्रिजनमेंट थी टेनुअस चार्जेस पे, ऐसे चार्जेस पे जो बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत ही महीन थे, ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं थे। समझ गए? तो इस तरह से इस आदमी की डेथ हुई। ये जो आपका प्रीस्ट है ना, प्रीस्ट, ये आपका सब्जेक्ट, मैंने इसको मार्क नहीं किया, फटाफट कर देता हूँ, है ना।
ये प्रीस्ट जो है ये डाई किया है, तो प्रीस्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, डाइड होगी इसकी वर्ब, नोन हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। ये वो वाला प्रीस्ट है जो जाना जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम कर रही है। इम्प्रिजनमेंट मैंने आपको बता दिया, जेल की टर्म को बोलते हैं, इसको आप इनकार्सरेशन भी बोलते हैं और कन्फाइनमेंट भी बोलते हैं। इस वर्ड को हमेशा याद रखें, इनकार्सरेशन, कारावास यानी कि इनकार्सरेशन। टेन्यूअस आप देख चुके हैं ऑलरेडी क्या होता है। कह रहा है अ डेथ दैट वॉज सिंपली अलाउड टू हैपन डिस्पाइट बीइंग फोरटोल्ड बाय हिज deteriorating health in prison will weigh on the country's collective conscience for long। कह रहा है एक मौत जो कि सिंपली अलाउ की गई, दैट वॉज सिंपली अलाउड, जिसको सिंपल तरीके से हमने इजाज़त दी होने की, बावजूद पहले से ही भविष्यवाणी होने की उसकी, किसके द्वारा, उसकी खराब पड़ती हेल्थ के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा। कह रहे एक ऐसी जो मौत है ना जिसका हमें पहले से ही पता लग रहा था उसकी स्वास्थ्य को देख करके, और स्वास्थ्य कहाँ पे, प्रिजन में। कह रहे ये मौत वे ऑन करेगी, ये मौत जो है कॉज करेगी डिप्रेशन को, और किस पे, हमारी कंट्री के कलेक्टिव कॉन्शियस पे, हमारी कंट्री की, हमारे देश की कलेक्टिव अंतरात्मा पे, और कब तक, फॉर लॉन्ग, बहुत ही लंबे वक्त तक। समझिए ना, इस मौत के द्वारा, इस मौत के बाद पूरे देश के जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इस मामले को समझते हैं, उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया गया है, इस मौत के द्वारा वे ऑन किया गया है। समझ गए। डेथ की वर्ब है विल वे ऑन, दैट की वर्ब है वॉज सिंपली अलाउड पैसिव वॉइस में, डिस्पाइट एक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका बीइंग फोरटोल्ड। सवाल है मेरा आपसे, बीइंग फोरटोल्ड ऐसा क्यों लिखा गया, यहाँ पे फॉर टेलिंग क्यों नहीं लिख दिया गया। डिस्पाइट के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म हमें चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन बीइंग को बीच में क्यों घुसाया गया, फॉर टेलिंग लिख करके भी काम चलाया जा सकता था। पहले आप इसको सोचें, फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बाकी के वर्ड देख लो। डिटेरोरेट होना मतलब खराब होना किसी चीज़ का, पहले से ज़्यादा डिग्रेड होना, वर्सन होना। वे ऑन आप जान गए हो, डिप्रेशन कोज करना या एक बर्डन कोज करना। वे इन और वे ऑन को साथ में दिमाग में लेके चलना। वे इन का मतलब होता है मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन देना, है ना। चलो आ जाओ इस कॉन्सेप्ट पे भाई फटाफट से। देखो ये कॉन्सेप्ट है ना, हर स्टूडेंट के दिमाग का नाइटमेयर होते हैं यार, क्यों बीच में बीइंग लग गया, कैसे बीच में बीइंग लग गया। प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, हमेशा याद रखें, इसको बोलते हैं जीरेंट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, या मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए, उसी को हम जीरेंट बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनी हुई वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाएगी एक्टिव जीरेंट। लेकिन जिस आदमी या जिस चीज़ के लिए, जिस नाउन के लिए जीरेंट आया हो, अगर उस नाउन पे काम हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो, तब एक्टिव नहीं, हम यूज़ करेंगे पैसिव जीरेंट को। अब पैसिव जीरेंट कैसे बनेगा, पैसिव के लिए हमें चाहिए होती है बी फैमिली की वर्ब और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म। तो इस आईएनजी को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं और बीच में बी फैमिली का बीइंग घुसा देते हैं ताकि ये बन जाए पैसिव जीरेंट। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा करके, जो आपको प्रैक्टिकली। डिस्पाइट टेलिंग टू लीव द सर्वेंट स्टूड देयर मोशनलेस। बावजूद कहे जाने को कि वो लीव करे, चला जाए, जो नौकर था वो खड़ा रहा वहाँ पे बुत बन के। समझ रहे हो, नौकर को बोला होगा किसी ने भाई जाओ यहाँ से तुम, पर नौकर क्या है, उसके बावजूद बुत बन के मोशनलेस खड़ा रहा। अब ध्यान समझना, यहाँ पे टेलिंग टू लीव किसके लिए आया है, अपने दिमाग से पूछो, नौकर के लिए आया ना भाई। नौकर को टेल किया गया कि आप घर से चले जाओ, नौकर ही आपका सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का। अगर नौकर को कहा गया है, नौकर को टेल किया गया है, नौकर के ऊपर काम हुआ है, तो यहाँ पे एक्टिव जीरेंट आ ही नहीं सकता। अब क्या करें भाई, इसको बदल दो पैसिव में। टेलिंग की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, टेलिंग की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, और इससे पहले लगा दो बीइंग, वो आपको लगाना पड़ेगा खुद से। डिस्पाइट बीइंग टोल्ड टू लीव द सर्वेंट स्टूड देयर मोशनलेस। बहुत आसान है इंग्लिश, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट और उसके पीछे का लॉजिक। समझ गए लॉजिक। एक और सेंटेंस देखो, डिस्पाइट बीइंग चीटेड बाय मैनी पीपल द कंपनी इज स्टिल इन बिजनेस। बावजूद चीट किए जाने के बहुत लोगों को कंपनी अभी भी धंधे में है, व्यापार को जो है कर रही है। इतने लोगों को इस कंपनी ने पागल बनाया है, आज भी ये कंपनी फिर भी अपना बिजनेस कर रही है। समझ गए। अब मुझे बताओ, चीट किया गया कंपनी को या कंपनी ने चीट किया है। भाई कंपनी हमारा सब्जेक्ट है और कंपनी ने ही लोगों को चीट किया है। लोगों ने कंपनी को चीट किया होता तो यहाँ पे बाय लगा होता, कंपनी को चीट किया होता तो। अब बात उल्टी हो रही है, कंपनी ने लोगों को चीट किया है ना, तो यहाँ पे पैसिव मत लगाया ना,
यहाँ पे आपको एक्टिव चाहिए, कंपनी के ऊपर काम नहीं हो रहा, कंपनी खुद ही डूअर है एक्शन का। चीटिंग कंपनी कर रही है तो बीइंग को निकालो, चीटेड को बना दो चीटिंग। डिस्पाइट चीटिंग मैनी पीपल कंपनी इज स्टिल इन बिजनेस। वैसे द टीम वर डिसअपॉइंटेड आफ्टर डिफीटिंग इन द फाइनल। टीम बड़े डिसअपॉइंटेड थे। टीम को मैंने कलेक्टिव नाउन बनाया और वर्ब मैंने प्लूरल दी है, याद रखना कलेक्टिव नाउन्स। टीम के मेंबर्स बड़े ही डिसअपॉइंटेड थे डिफीट के बाद, फाइनल के अंदर हार जाने के बाद फाइनल में। याद रखें आफ्टर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिफीटिंग नाम का जीरेंट, टीम आपका सब्जेक्ट है। टीम को हराया गया है इसलिए टीम डिसअपॉइंटेड है। अगर टीम ने हराया होता तो टीम बड़ी जो है खुश होती। टीम को हराया गया तो टीम के ऊपर काम हुआ है। जीरेंट चाहिए आपको पैसिव आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद, तो मैं यहाँ पे बीइंग लगाऊंगा और डिफीटिंग को बदल दूंगा डिफीटेड में। जितने क्वेश्चन मिल सके इस पे करो आप। एक बार आपके दिमाग में पकड़ में आ गया ना आपको कैसे होगा, उसके बाद जिंदगी में जीरेंट पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो टीम वर डिसअपॉइंटेड आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द फाइनल। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो डेथ जो थी ये 84 साल के आदमी की, जो कि बहुत पहले से ही फोरटोल्ड हो गई थी, डेथ के ऊपर काम हुआ था, इसलिए बीइंग फोरटोल्ड हमने यहाँ लिखा है। आगे बढ़े। His age and frailty drew no sympathy from either the prosecuting agency or the trial court, which clung to the state narrative of there being grounds to believe that he was a part of a masked plot to overthrow the government. कह रहा उसकी उम्र और उसकी भंगुरता, फ्रेल्टी, उसकी ओल्ड एज, उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरी। कह रहा ना तो उसकी उम्र ना ही उसकी कमज़ोर जो है एज, फ्रेल्टी, दोनों ने किसी ने भी ड्रॉ किया सिंपैथी को, जो है असंवेदनशीलता को, ना तो यहाँ वहाँ की जो है प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से, सरकारी एजेंसी से जिसने उसको केस में डाला था, और ना ही उस ट्रायल कोर्ट ने, जो कि दोनों के दोनों क्लिंग टू कर गए। क्लिंग टू की थर्ड फॉर्म है क्लिंग टू, सेकंड फॉर्म। क्लिंग टू का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपक जाना। कह रहे जो कि चिपक गए स्टेट नैरेटिव से, स्टेट की उस कहानी से, स्टेट की उस स्टेटमेंट से जो था वहाँ पे होने का ग्राउंड्स को, इस चीज़ को बिलीव करने को, दैट वो ये कि ये बंदा 84 साल का एक हिस्सा था मायूस लोगों के प्लान का, जो ओवरथ्रो करने का था गवर्नमेंट को, पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने का था। समझे सेंटेंस को? तो ना उसकी एज ना उसकी फ्रेल्टी, दोनों में से किसी ने भी कोई सिंपैथी को गैदर नहीं किया, ना सरकारी एजेंसी से, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से, ना ट्रायल कोर्ट से जिसने उसकी केस की सुनवाई की। ये ट्रायल कोर्ट जो है क्लंग टू कर गई स्टेट नैरेटिव से, स्टेट की, सरकार की उस बात से। स्टेट नैरेटिव मतलब सरकार जो नैरेटिव देती है, सरकार जो बहाना देती है, सरकार जो कहानी बताती है, और कहानी है उस ग्राउंड के होने की, उस आधार के होने की, इस बिलीव करने को, इस बात को कि ये बंदा माइस प्लॉट का हिस्सा था, सरकार को गिराने वाला। एज और फ्रेल्टी दोनों की वर्ब है ड्रू। फ्रेल्टी मैंने आपको बता दिया वीकनेस या इन्फॉर्मिटी को बोलते हैं। विच आया यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ट्रायल कोर्ट के लिए। समझ गए ना? हो सकता है ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के लिए भी आया हो, ये आपको कभी नहीं पता लगेगा, सिर्फ रीडिंग से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि वर्ब जो है पास्ट टेंस में, वर्ब से आपको आइडिया लगने वाला नहीं है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रायल कोर्ट के लिए आया है, वो ट्रायल कोर्ट जो क्लंग टू कर गई, जो कि चिपकी रह गई, है ना। क्लिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है क्लंग। क्लंग किसी चीज़ से चिपक जाना, किसी चीज़ का पीछा ना छोड़ना, कहना भाई यही है, मैं तो इसी को फॉलो करूँगा, इसी को कहते हैं क्लिंग टू करना। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्लिंग का एक सिनोनिम है स्टिक। स्टिक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्टक, और इसके बाद में भी टू आता है। जब आप किसी चीज़ से क्लिंग टू करेंगे उसी वक्त आप उसी चीज़ से स्टिक टू भी कर रहे हैं, बात एक ही है, दोनों के बाद टू प्रीपोजिशन फिक्स है, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म याद कर लेना, क्लंग ही होती है इसकी, क्लिंग की क्लैंग नहीं होती है। कई जगह आपको क्लैंग लिखी हुई मिलेगी, गलत है, क्लंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओवर थ्रो देख लेना। ओवर से थ्रो करना, किसी को गिरा देना, ओवरटर्न करना, टॉपल करना, किसी सरकार वरकार को उखाड़ने को बोलते हैं ओवरथ्रो, ओवरटर्न, ये टॉपल करना। समझ गए ना? कह रहे डिस्पाइट बीइंग अ फिट केस फॉर बेल ही वॉज डिनाइड बेल मेनली ड्यू टू द स्टैट्यूटरी बार ऑन बेल अंडर द एंटी टेररिज्म लॉ इन्वोक्ड अगेंस्ट हिम। कह रहे बावजूद होने के बीइंग एक फिट केस बेल के लिए इस आदमी को डिनाई किया गया बेल, इस आदमी को मना की गई बेल, और मेनली किस वजह से भाई? ड्यू टू, रीज़न ये है बिकॉज ऑफ जो स्टैट्यूटरी बार लगा हुआ है, जो संवैधानिक रोक लगी हुई है बेल के ऊपर, और किसमें? अंडर द एंटी टेररिज्म लॉ, उस एंटी टेररिज्म लॉ के अंडर में जो इन्वोक किया गया था इस आदमी के खिलाफ। तो इसकी एज के हिसाब से इसको बेल मिल जाती, भारत का संविधान यही कहता है, लेकिन इस आदमी को इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो इस पे केस लगा था एंटी टेररिज्म लॉ, उसके अंदर बेल पे स्टैट्यूटरी बार है, वहाँ पे बेल जो है दी नहीं जा सकती। समझ गए? डिस्पाइट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बीइंग नाम का जीरेंट,
ही वर्ब, ही जो आपका सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है वॉज डिनाइड पैसिव वॉइस में। स्टैट्यूटरी बार मैंने आपको बता दिया, स्टैट्यूटरी मतलब संवैधानिक, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल। इन्वोक यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो वाला एंटी टेरर लॉ जिसको इन्वोक किया गया था इस आदमी के खिलाफ, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉ को मॉडिफाई कर रही है। सेंटेंस में एक एरर है, ड्यू टू की जगह यहाँ पे ओइंग टू आना चाहिए। कई बार इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको करवा चुका हूँ, नोट्स को निकाल के देखो और रीज़न समझो यहाँ पे ड्यू टू क्यों नहीं आ सकता। वैसे आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में ड्यू टू और ओइंग टू में फ़र्क नहीं किया जाता है। हम टेक्निकल इंग्लिश में जाते हैं जो एसएससी बैंक वाले पूछते हैं, वहाँ पे आपको फ़र्क करना आना चाहिए। वैसे मॉडर्न इंग्लिश ड्यू टू ओइंग टू में कोई फ़र्क नहीं करती है। बढ़ेंगे आगे, है ना। नोट्स देख लेना, आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कैसे ड्यू टू कब ओइंग टू आएगा। कैरेट द बेस्ट द डिफरेंट जुडिशरी could do for him was a spell of hospitalization, even as the octogenarian pleaded that he be given interim bail to be with his friends or allowed to die in prison। कह रहे जो सबसे अच्छा से अच्छा जो डिफिडेंट जुडिशरी, देखो डिफिडेंट का मतलब है जो डिफिडेंस दिखाए, जो असहमति दिखाए। तो जो सबसे बड़ी जो ट्रायल कोर्ट थी जो इसका फैसला सुन रही थी, उसने तो बोला था नहीं देंगे जेल, लेकिन असहमति दिखाने वाली जो जुडिशरी थी, कह रहे द बेस्ट जो ये जुडिशरी कर पाई वो कुड डू, वो ये थी फॉर हिम, इस आदमी के लिए, वो था एक स्पेल, एक पीरियड हॉस्पिटलाइजेशन का। यहाँ तक कि तब जब ये ऑक्टाजेनेरियन, जब ये 80 साल का आदमी प्लेड कर गया, इसने सरकार के सामने गिड़गिड़ा दिया, प्लेड कर दिया दैट वो ये कि या तो उसको दे दी जाए इंटरिम बिल, उसको अंतरिम जमानत अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और या फिर उसको इजाज़त मिले कि वो प्रिजन में ही डाई करे। इस आदमी ने बोला मुझे हॉस्पिटल में नहीं मरना, दोस्तों के पास भेज दो बेल दे करके, या वहाँ पे वापस जेल में डाल दो, वहीं मर जाऊँगा, मरने में वाला हूँ, आपसे मेरी छोटी सी जो है प्लेड है। द बेस्ट की जो वर्ब है वो है वॉज, जुडिशरी की वर्ब है कुड डू, और ऑक्टाजेनेरियन की वर्ब है प्लेडेड, ही की वर्ब है बी गिवन। अब देखने की चीज़ें देखो, सेंटेंस में स्ट्रक्चर्स जो आई हैं, डिफरेंट वर्ड मैंने आपको बता दिया। डिफरेंट जुडिशरी का मतलब है वो वाली कोर्ट जो कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थी। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसने इस मामले को सुनवाई की, अपने हिसाब से सोचा कि इस मामले में हमें सुनवाई करनी चाहिए, है ना। स्पेल का मतलब होता है पीरियड या स्ट्रीक, एक जो है पूरा जो है कार्यकाल कहलाता है स्पेल किसी भी चीज़ का। ऑक्टोजेनेरियन, ये सारे आप वर्ड देखो, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास। सेक्साजेनेरियन, सेप्चुआजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन, नोनोजेनेरियन और सेंटिनेरियन। सेक्सा मतलब 6, तो सेक्साजेनेरियन मतलब 60 साल का, सेप्चुआ मतलब 70 तो 70 साल का, ये हो गया 80 साल का, नोनोजेनेरियन हो गया 90 साल का, सेंटिनेरियन बना सेंचुरी से मतलब 100 साल का या उससे ज़्यादा का। समझ गए ना। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे बनते हैं। जेनेरियन नाम के वर्ड जो है रूट से बने हैं, जेनो मतलब एज, है ना, एज बताते हैं किसी पर्सन की। बड़े आगे यहाँ पे लगा हुआ है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, इसने प्लेड किया, इसने रिक्वेस्ट की, ही बी गिवन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, वर्ब का बेयर इंफिनिटिव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार कर चुके हैं, आज रिपीट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बॉम्बे हाई कोर्ट डिड इशू नोटिस ऑन हिज बेल पिटीशन ऑब्जर्विंग दैट ही वॉज इंटाइटल्ड टू अ बेल बट हिज एंड केम इन अ हॉस्पिटल इवन बिफोर द मैटर कुड बी टेकन अप फॉर फाइनल डिस्पोजल। कह रहे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने इशू किया नोटिस को उसकी बेल पिटीशन पे। इस डिफरेंट जुडिशरी की बात कर रहा है। कह रहे बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस ही इशू कर दिया कि उसकी बेल पिटीशन की हम सुनवाई करेंगे। और कैसे किया इस चीज़ को, ऑब्जर्व करते हुए इस चीज़ को कि ये बंदा एंटाइटल्ड टू था, ये बंदा डिजर्व करने वाला था एक बेल को। कह रहा लेकिन इसका अंत आया एक हॉस्पिटल में, इससे पहले कि मैटर को टेकअप किया जा सकता, उठाया जा सकता फाइनल डिस्पोजल के लिए, सेटलमेंट के लिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत सोचा कि हम इस पे काम करें, इसने एक नोटिस भी इशू किया, लेकिन इससे पहले कि मामला शुरू करती हाई कोर्ट, उससे पहले इस बंदे की मौत हो गई, डेथ हो गई। समझ गए सेंटेंस को। अब देखो ध्यान से, हाई कोर्ट की वर्ब है डिड इशू, एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डिड। यहाँ पे आप इश्यूड भी लिख सकते थे, डिड को निकाल के वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते थे, लेकिन डिड निकालने का बाहर मतलब ये है कि इश्यू वर्ब पे हम जोर डाल रहे हैं, है ना। तो मुंबई हाई कोर्ट ने इश्यू किया था नोटिस को उसकी बेल की अर्जी पे, पिटीशन पे। ऑब्जर्विंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस को इश्यू किया तब वो ऑब्जर्व भी कर रही थी इस चीज़ को। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक मेन वर्ब, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एंटाइटल्ड टू का मतलब होता है डिजर्व करना। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। एंटाइटल्ड टू का मतलब भी वही है, डिजर्व का मतलब भी वही है, लेकिन डिजर्व एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। लेकिन डिजर्विंग एक पार्टिसिपल है, इसके बाद में ऑफ प्रेपोजिशन आपको लगी हुई मिलेगी।
एंटाइटलर के बाद में टू आता है, डिजर्व इसका सिनोनिम है, लेकिन इसके बाद में कोई प्रपोजिशन आती नहीं है वर्ब के बाद, लेकिन एक पार्टिसिपल है डिजर्विंग, उसके बाद में ऑफ लगा हुआ आपको मिलेगा। याद रखें आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज हैंड की वर्ब है केम, है ना। मैटर की वर्ब है कुड बी टेकन अप, पैसिव वॉइस में। डिस्पोजल मतलब होता है फाइनल सेटलमेंट, किसी चीज़ का निपटान। कह रहा मच ऑफ द ब्लेम एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर हिज डेथ शुड बी ऑन द NIA which perversely opposed his release and the court which could have granted interim bail weeks earlier। कह रहा है ज़्यादातर जो ब्लेम है और अकाउंटेबिलिटी है उसकी मौत का, जो आरोप है और जो जिम्मेदारी है उसकी मौत की, वो शुड भी होना चाहिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे। सरकारी एजेंसी है इसलिए आगे हमने नाम क्या कि द लगाया है ना। कह रहे ये वो NIA है जिसने परवर्सली अपोज किया। अब देखो परवर्स आप जान गए हो, एबनॉर्मल या इमोरल। जिसने एबनॉर्मली या स्ट्रेंजली या इमोरली अपोज किया उसकी रिलीज को, इस बंदे की जेल से निकलने को, और उस कोर्ट पे भी जाना चाहिए जो ग्रांट कर सकती थी, दे सकती थी इसको अंतरिम जो है बेल जमानत कई वीक पहले, वीक्स अर्लियर। समझ गए सेंटेंस को। तो मच की वर्ब है शुड बी, विच की वर्ब है अपोज्ड, परवर्सली मैंने आपको बता दिया एबनॉर्मली होता है, यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे विच की वर्ब है कुड हैव ग्रांटेड। ये विच आया इस कोर्ट के लिए और ये विच आया इस NIA के लिए। बढ़ेंगे आगे। कह रहा इट वॉज फेयरली ऑब्वियस दैट हिज प्रिजन स्टे स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक वॉज डेट्रीमेंटल टू हिज वेलबींग। कह रहा ये बात बड़ी ही ऑब्वियस थी, बड़ी ही साफ थी, सबको दिखाई दे रही थी। क्या बात भाई? दैट भैया कि उसका प्रिजन में जो रहने का काम था, जो स्टे था, खास करके पैंडेमिक के दौरान बड़ा ही डेट्रीमेंटल था, बड़ा ही हार्मफुल था उसकी भलाई के लिए, उसकी वेलबींग के लिए। तो इट की वर्ब है वॉज, प्रिजन स्टे की वर्ब है वॉज। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, इंजीरियस, एडवर्स बोल दो, परनिशियस बोल दो, सबके सब आपके लिए कोई चीज़ नुकसानदेह होती है ना, उसके लिए यूज़ होते हैं सारे वर्ड। ध्यान देना, ये सारे एडजेक्टिव अपने बाद टू लेते हैं, फिक्स प्रपोजिशन इनके बाद। स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, फॉर ने लिखा होगा। इट इज़ डेट्रीमेंटल टू हिज वेलबींग, फॉर ने लिखा होगा। इनके बाद एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है इंसान को फॉर लगाने की, लेकिन ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं फॉर इनके बाद आप देखोगे नहीं, हमेशा टू ही देखोगे। समझ गए? चलिए, वेलबींग होती है आपकी भलाई। कह रहा है अ गुड 2 months elapsed between the High Court seeking the NIA's response to his bail plea on the medical grounds and his death। कह रहा है पूरे 2 महीने बीत गए। अ गुड आपको जहाँ भी लिखा हुआ मिले एडजेक्टिव फॉर्म में, इसका मतलब होता है पूरा। कह रहा है पूरे 2 महीने लैप्स हो गए, बीत गए, पास हो गए, और किस बीच में भाई? बिटवीन, एक तो हाई कोर्ट के सीख करने के, मांगने के NIA के रिस्पॉन्स को, उसकी बेल प्लिया के सामने मेडिकल ग्राउंड्स पे, और दूसरा उसकी डेथ के, उसकी मौत के। तो जब हाई कोर्ट ने NIA की जो रिस्पॉन्स को मांगा था, 2 महीने तक NIA ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, और इस महीने में उसकी डेथ हो गई। अ गुड 2 months elapsed। समझ गए सेंटेंस को। मंथ्स की वर्ब है इलेप्स्ड, अ गुड मैंने आपको बता दिया पूरे। सीक का मतलब होता है मांगना, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद कोई प्रपोजिशन कभी लेगी नहीं। बिटवीन एक को रिलेटिव कंजंक्शन है, इसके बाद में कयामत इधर से उधर हो जाए लेकिन एंड जरूर आएगा। समझ गए ना। को रिलेटिव कंजंक्शन ऐसी होती हैं, आधा हिस्सा यहाँ, एक बिछड़ा हुआ भाई यहाँ, दूसरा बिछड़ा हुआ भाई यहाँ, तो बिटवीन के बाद एंड आता है और एंड ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। बढ़े आगे। कह रहे द सेम कोर्ट had intervened to grant interim bail to Varvara Rao, another elderly co-accused, holding that the bail can be granted purely on the grounds of sickness, advanced age, infirmity and health conditions, especially if incarceration amounted to endangering life। कह रहा है इसी कोर्ट ने इंटरवीन किया था, इसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना जो है टांग फंसाई थी, इंटरप्ट किया था, अपना जो है दखल अंदाजी दिया था ग्रांट करने में इंटरिम बेल को, अंतरिम जमानत को, वरवारा राव नाम के इस एक्टिविस्ट को, जो कि एक दूसरा एल्डरली को अक्यूज्ड है, जो कि एक दूसरा बूढ़ा सा एक को अक्यूज्ड है। इसी केस में उसको भी सह आरोपी बनाया गया है। और देखो कैसे दिया था, कैसे इंटरवीन किया था, होल्ड करते हुए इस बात को कि बेल जो है दी जा सकती है महज या प्योरली इस ग्राउंड पे, उस आधार पे जो है सिकनेस का, एडवांस एज का, बूढ़ी एज का, इन्फॉर्मिटी का, कमजोरी का और हेल्थ कंडीशंस का। खास करके इसलिए, स्पेशली इफ़, खास करके अगर जो इनकार्सरेशन है, जो जेल टर्म है, वो बराबर हो लाइफ को इंडेंजर करने के लाइफ को। समझ गए ना। तो इसी कोर्ट ने पहले इस दूसरे बंदे को भी जेल से छुड़वाया था, यही बोल करके कि अगर आपकी लाइफ को, बूढ़े आदमी हो आप, आपकी लाइफ को खतरा है तो आपको जेल से जो है बेल मिलनी ही चाहिए। कोर्ट की वर्ब है हैड इंटरवीन्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इंटरवीन करना मतलब इंटरप्ट करना, दखल अंदाजी करना, है ना, स्टेप इन करना।
जब इस कोर्ट ने इंटरवीन किया तब ये होल्ड भी कर रही थी, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। इस पे बहुत ध्यान दिया करो पार्टिसिपल पे, है ना। बेल की वर्ब है कैन बी ग्रांटेड, इनकार्सरेशन मतलब जेल टर्म, प्रिजन टर्म, इसकी वर्ब है अमाउंट टू। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अमाउंट टू के बाद में एंडेंजरिंग क्यों लिखा हुआ है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहले आप इसके बारे में सोचो, मैं इतनी देर में आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ। इन्फॉर्मेटिव होती है आपकी ओल्डनेस, ओल्ड एज या वीकनेस। अनदर एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसा डिटरमाइनर बोल दो या एडजेक्टिव बोल दो जिसके बाद में आप हमेशा सिंगुलर नाउन देखेंगे, और अदर एक ऐसा डिटरमाइनर है जिसके बाद में आप हमेशा प्लूरल नाउन देखेंगे। अनदर बना ही एन प्लस अदर से है, एन मतलब एक, अदर मतलब दूसरा। तो जब एन लग गया है तो आपको पता लग जाना चाहिए इसके बाद में सिंगुलर नाउन ही आएगा। पर एक चीज़ और ध्यान रखना, एनी या नो अदर, एनी या नो अदर अपने बाद में सिंगुलर नाउन को लेते हैं। अदर तो प्लूरल लेता है, लेकिन एनी अदर या नो अदर सिंगुलर लेगा, और अनदर ने तो लेना ही सिंगुलर है। तो अनदर के बाद में सिंगुलरली एक सिंगुलर को यूज्ड आया, बहुत सारे जो है नाउन्स को हमने नहीं लिखा है प्लूरल नाउन को। अब आ जाओ फटाफट अमाउंट टू पे। देखो ये वही वाला फ्रेज है जिसके बाद में जीरेंड आता है, अमाउंट टू इज इक्वल टू, दोनों एक ही बात है। ये सारे फ्रेज आपके सामने हैं। एक सेकंड रुक जाओ, बंद कर दी मैंने फाइल, खुल जा सिम सिम। चलो ये वाले सारे के सारे फ्रेज हैं आपके सामने, ये वाले फ्रेज है ना। इनके बाद में आपको क्या मिलेगा? हमेशा मिलेगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म जीरेंट। तो इसमें अमाउंट टू और इक्वल टू भी डाल देना, इसीलिए इनके बाद में हम जीरेंट लगते हैं, क्योंकि ये फ्रेज हमेशा टू को प्रेपोजिशन मान के चलते हैं, इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं मानते हैं, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसका बहुत काम आएगा, बार बार देखते जाओ, क्वेश्चन इस पे बनेंगे। अमाउंट टू प्लस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म। एंडेंजर करना मतलब खतरे में डालना, एन प्लस में डेंजर, इम प्लस में पेरिल। डेंजर और पेरिल एक दूसरे के सिनोनिम, एंड डेंजर और इम्पेरिल भी एक दूसरे के सिनोनिम। ये दोनों जो हैं नाउन्स हैं, ये दोनों वर्ब्स हैं। इम्पेरिल भी होता है किसी को खतरे में डालना। बढ़े आगे, कह रहा इट इज सिस्टेमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर दैट अनदर अंडर ट्रायल प्लेस्ड in similar circumstances did not get the benefit of this humane approach। कह रहा है कि ये सिस्टम और इंस्टीट्यूशन का फेलियर है, हमारे देश के सिस्टम और सरकारी संस्थाओं की नाकामयाबी है। दैट वो ये कि एक दूसरा अंडर ट्रायल, एक दूसरा पर्सन जो ट्रायल के अंडर है, जो प्लेस किया गया है, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेज में उसको नहीं मिला बेनिफिट इस ह्यूमेन अप्रोच का, इस मानवीय अप्रोच का। तो जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरवरा राव को जो दी थी, अपनी बेल मिली थी इसको, तो इसी आधार पे स्टैन स्वामी को भी बेल मिलनी चाहिए। दोनों एक ही एज के आदमी हैं, एक ही केस में एक ही साथ अंदर गए हैं, एक को मिली है तो दूसरे को क्यों नहीं मिली? ये सिस्टम का और सरकारी संस्थाओं के जो है इंस्टीट्यूशंस का फेलियर है हमारे देश की। समझ गए? इट की वर्ब है इस, सर्कमस्टांसेस की वर्ब है डिड नॉट गेट, अनदर सिंगुलर नाउन लेगा अपने बाद में, इसलिए अंडर ट्रायल लिखा है। अंडर ट्रायल वो आदमी होता है जिसके ऊपर केस चल रहा होता है। प्लेस्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो वाला अंडर ट्रायल जिसको प्लेस किया गया है ऐसे ही सर्कमस्टेंसेज में। ह्यूमेन का मतलब होता है ह्यूमन लाइक, मानवीय, है ना, मानवीय, ये एक एडजेक्टिव है, ह्यूमन से बनने वाला ह्यूमेन। कह रहा है अ पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन कैन बी सीन इन द इवेंट्स फ्रॉम द डिनायल ऑफ अ सिपर इन जेल टू हिज डेथ वाइल इन कस्टडी। कह रहा है एक पैटर्न जो है इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन का, एक पैटर्न जो है सरकारी संस्थाओं के दमन का देखा जा सकता है इवेंट्स में। अब देखो कौन से इवेंट्स हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फ्रॉम से टू। अब फ्रॉम क्या है? एक तो मना कर देना सिपर को जेल के अंदर, और कहाँ तक? उसकी मौत तक, जब उसकी कस्टडी के अंदर हुई है। तो इस बंदे को पहले इसने कोर्ट को बोला था मुझे एक सिपर चाहिए। सिपर क्या होता है? एक जो है ना बॉटल होती है पानी की, जिसमें आपको जो है ना मुंह लगा करके पानी पी सकते हो, है ना। आगे उसके अंदर छोटा सा बना होता है, इस तरीके से आप पानी पी पाओ ताकि गिरे नहीं। तो ये बोला था कोर्ट को कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी मुझसे पिया नहीं जा रहा, नीचे गिर रहा है ना, मुझे बीमारियाँ हैं दिमागी, तो इस वजह से मुझे एक सिपर दे दो। तो सिपर के लिए भी कोर्ट ने इसको मना बोल दिया था। तो कह रहा है यही पैटर्न जो है ना दमन का आप देख पाओगे। पानी की बोतल भी नहीं दी इसको जेल में, और फिर बाद में जेल में कस्टडी में मारा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न की वर्ब है कैन बी सीन। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है ना। ये आप पढ़ोगे ना सिपर वाली कहानी तो आपको रोना आ जाएगा सुन करके, इस पूरे आदमी की कहानी को सुन के। कह रहा है टू लार्जर इश्यूज हियर आर द क्वेश्चनेबल लीगैलिटी ऑफ द बेल डिनाइंग फीचर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट या UAPA एंड द वैलिडिटी ऑफ द भीमा कोरेगांव केस इटसेल्फ। कह रहे दो और बड़े क्वेश्चन यहाँ पे इश्यूज जो हैं हियर जो हैं आर हैं, वो हैं
कह रहा है एक तो क्वेश्चनेबल लीगैलिटी, एक तो सवाल उठने वाली वैधानिकता जो है बेल डिनाइंग फीचर की, वो फीचर जो बेल को डिनाई करता है यूएपीए एक्ट के अंदर, और दूसरा जो वैलिडिटी है भीमा कोरेगांव केस की खुद की। तो कह रहे हैं दोनों पे सवाल उठ गए हैं अब, है ना। यूएपीए एक्ट के अंदर बेल का फीचर क्यों नहीं है, और भीमा कोरेगांव केस के अंदर जब कोई फैसला निकल नहीं रहा तो उन एक्टिविस्ट लोगों को किस बिना पे जेल में डाला गया है। लार्जर इशू की वर्ब है, इश्यूज़ की वर्ब है आर, यहाँ पे एडजेक्टिव है वो वाला फीचर जो बेल को डिनाई करें, है ना। क्वेश्चनेबल भी एडजेक्टिव है, लीगैलिटी जो क्वेश्चनेबल है जिस पे सवाल उठ रहे हैं। कह रहा इट इज़ टाइम द हायर जुडिशरी एग्जामिन दीज especially the attempt to link a simple case arising out of violence a day after Elgar Parishad, a commemorative event held in Pune, and an alleged mice plot involving lawyers, activists and human rights defenders. कह रहा it is time, वक्त आ गया है किस चीज़ का भाई, हायर जुडिशरी जो है एग्जामिन करे इन सभी को, खास करके उस अटैम्प्ट को जो लिंक करने का एक सादे से केस को जो वायलेंस से निकला हो, और वायलेंस आई है एक दिन के बाद एल्गर परिषद केस के। कह रहा है वो एल्गर परिषद जो कि एक कॉमेमोरेटिव इवेंट था, जो कि एक याद ताज़ा करने वाला इवेंट था। कॉमेमोरेटिव मतलब जो किसी की मेमोरी में हो, जो किसी की याद को ताज़ा करे। कह रहा है वो एल्गर परिषद जो याद ताज़ा करने वाला एक इवेंट था, हेल्ड किया गया था पुणे में, और इसको लिंक किया गया इस केस को और किसके साथ, एक कथित तौर पे मायूस प्लॉट के साथ में, मायूस लोगों के षड्यंत्र के साथ में, जिसमें शामिल थे कई सारे लॉयर्स, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। तो कह रहा है हायर जुडिशरी को देखना चाहिए क्या वास्तव में ये जो भीमा कोरेगांव का जो केस है मायूस से जुड़ा हुआ था या नहीं था, है ना। इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इट की वर्ब इज, इट इज़ टाइम एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद पास्ट सब्जेंटिव मूड आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लॉज में। इट इज़ टाइम वी वेंट होम, इट इज़ टाइम हायर जुडिशरी एग्जामिन केस। पास्ट सब्जेंटिव मूड क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखें, जो कि सेकंड कंडीशनल में भी यूज होती है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, है ना। तो ये पास्ट सब्जेंटिव मूड आप इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम इसके बाद जरूर देखेंगे। तो जुडिशरी के बाद में वर्ब है सेकंड फॉर्म एग्जामिन्ड, फ्यूचर को ही बता रहा है ये, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट सब्जेंटिव मूड में। अटेम्प्ट की वर्ब है, यहाँ पे अटेम्प्ट सब्जेक्ट नहीं है, खाली एक फ्रेज का पार्ट है ना। खास करके वो अटेम्प्ट है जो लिंक करने का इस केस को इन सब चीज़ों से। चलिए आगे बढ़े। अराइजिंग आउट ऑफ मतलब बाहर निकलने वाला, इसको इमर्जिंग फ्रॉम भी बोल सकते हो, मटेरियलाइजिंग फ्रॉम भी बोल सकते हो। कॉमेमोरेटिव होता है जो आप जो को साथ में मिलके मेमोरी को सेलिब्रेट करे, किसी चीज़ की याद को ताज़ा करे, को मेमोरेटिव, है ना। चलिए कह रहे टू मेक मैटर्स वर्स, credible reports that some of the electronic evidence gathered in this case could have been planted remotely by malware were never investigated. कह रहे हैं मैटर्स को जो वर्स करने वाली चीज़ है, टू मेक द मैटर्स वर्स, और ज़्यादा ख़राब बनाने वाली, कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स, कौन सी रिपोर्ट्स जिन पे बड़ा भरोसा है हमें, भरोसेमंद रिपोर्ट्स हैं, दैट वो ये कि कुछ एक जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कुछ एक जो सॉफ्ट कॉपी में एविडेंस है ना, जो गैदर की गई है इस केस में, कह रहे वो प्लांट की जा सकती थी, वो रखी जा सकती थी दूर से ही एक मालवेयर के जरिए। कह रहे ये रिपोर्ट्स जो हैं कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं की गई, कभी भी इन पे जो है जांच बैठी नहीं। तो कह रहे ये बात और भी ज़्यादा ख़राब है, और भी वर्स है। कई रिपोर्ट्स हमें यही मिली है, भीमा कोरेगांव के केस में एविडेंस को दूर से ही इंटरनेट के जरिए ही, मालवेयर के जरिए, ख़राब सॉफ्टवेयर के जरिए प्लेस किया गया था इन लोगों के कंप्यूटर्स में। क्रेडिबल रिपोर्ट की वर्ब है वर नेवर इन्वेस्टिगेटेड, पैसिव वॉइस में। सम की वर्ब है कुड हैव बीन प्लांटेड, वो वाली चीज़ गैदर्ड है। यहाँ पे देखो एविडेंस के लिए गैदर्ड नाम का एडजेक्टिव आया, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको गैदर किया गया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म गैदर को बता रही है। रिमोटली मतलब दूर से ही, है ना। कह रहे द कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर फादर स्वामीज डेथ रिंग्स पेनफुली ट्रू। कह रहे जो मांग है ना अकाउंटेबिलिटी की, जो मांग है पूरी जिम्मेदारी की इस आदमी की डेथ में, वो सच में ही हमें सच दिखाई देती है, रिंग ट्रू करती है। ये इस फ्रेज को देख लेना, रिंग होलो, रिंग ट्रू या रिंग फॉल्स, तीनों का मतलब होता है या तो किसी चीज़ का ट्रू होना, या किसी चीज़ का हमें होलो एकदम जो है बेसलेस दिखाई देना, या फिर किसी चीज़ का हमें झूठ दिखाई देना। तो रिंग होलो मतलब बेसलेस दिखाई देना, रिंग ट्रू मतलब सच सुनना, और रिंग फॉल्स मतलब जो है हमें देखने में लगना कोई चीज़ फॉल्स है। तो ये जो है ना इसकी मौत की जो जिम्मेदारी की जो है बात बिल्कुल हमें सच दिखाई देती है, ये कॉल बिल्कुल ट्रू है। समझ गए। चलिए थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, अब मेरे ख्याल से उतना नहीं लगा होगा, सब चीज़ें हमने कवर कर ली है, सारी स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। अगर 70-80% भी आपने पकड़ा है तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे आर्टिकल्स में इतना भी बहुत होता है। ये आपका क्विज़ है, फटाफट से, आज ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ, और क्विज़ भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे पैसिव जिरेंड या एक्टिव जिरेंड आपको चूज़ करना है।
अदर अनदर के बाद में क्या आता है यहाँ आपको बताना है। यहाँ पे क्या लगाओगे, इन अ बिट टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्क्रीनशॉट को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा वहीं से ही, है ना, जो आपको मैंने दिया हुआ है। डिज़र्व, डिज़र्विंग, एंटाइटल्ड अपने बाद में क्या लेते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। वे ऑन, वे इन, वे डाउन, इन सब का क्या मीनिंग होता है, बस वही फ्रेजल वर्ब जो आपने सीखी है 5 वे में लगानी है। तो जो पूरे मन से देख रहा है बिना सोए इस वीडियो को, बड़ी आसानी से 5 में से 5 नंबर स्कोर कर सकता है। कोशिश करना, फर्स्ट कमेंट में मैं अपना आंसर डाल रहा हूँ 5 क्वेश्चंस का, आप भी देख लेना, ठीक है। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर बताएं। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ज़रूर से लिखने की शुरुआत करो आज से ही। मैं भी लिखता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्टिव भी चेक करो और अपना भी लिखा करो। चलिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से, है ना।